गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, गॉस थ्योरम ये पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स हैं जैसे कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लियर हो जाते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर नेक्स्ट आर्टिकल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और उसके प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? वी नो दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम इट रेडियली आउटवर्ड. The path along which the unit positive charge moves when placed in electric field is known as electric lines of force, right? And that concept was given by which scientist? Faraday. Now, electric lines of force, अगर एक एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम कंसिडर करते हैं तो दैट इज इनकन्वीनियंट. सो Faraday suggested that instead of considering and studying each electric lines of force, he suggested that there should be a bunch of electric lines of force. Okay, so bunch of electric lines of force is known as tube of force. Why? Consider कीजिए, यहाँ पर 100 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और उसका एक हम ऐसा ट्यूब बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, and that group of electric lines of force is tubular form. So this is known as tube of force. मतलब एक एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ कंसिडर करने के बजाय अगर हम बंच ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और वो भी ट्यूबुलर फॉर्म में कंसिडर करते तो दैट वन बंच ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ट्यूबुलर फॉर्म इज नोन एज ट्यूब ऑफ फोर्स. सो दिस इज ट्यूब ऑफ फोर्स. ओके, नाउ Faraday consider that one tube of force originated from unit positive charge. Unit positive charge अगर है तो वहां से कितने ट्यूब ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होंगे? only one tube of force originated from unit positive charge. Okay, now अगर हमारे पास Q चार्ज है तो वहां से कितने ट्यूब ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर, दैट नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स इज इक्वल टू Q divided by epsilon, where Q is charge and that is always positive charge. Okay, upon epsilon. What is epsilon? That is permittivity of the medium in which the charge is placed. तो एक फॉर्मूला यहाँ पर, number of tubes of force is equal to Q by epsilon. Okay, अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू लेते हैं 1 कूलम, ओके, यूनिट लेते हैं 1 कूलम, तो नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स कितने होंगे? सो इट इज डिनोटेड बाय n. n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन को हम ऐसे लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट k. ओके, q इज इक्वल टू 1 कूलम, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट k. अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये प्लेस करते हैं हम इन एयर वैक्यूम, तो एयर वैक्यूम के लिए k की वैल्यू कितनी होती है? 1. सो n इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आ जाता है. अब एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ओके, तो 1 अपॉन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? इट इज 8.85 into 10⁻⁻12, राइट. अगर इसको सॉल्व करते हैं हम या फिर लॉग टेबल में 8.85 का रेसिप्रोकल देखते हैं तो इट इज 0.1129 into, अभी ऊपर आने के बाद 10⁻+12 हो जाएगा. सो n इज इक्वल टू 1.129
into 10⁻11. ओके, अगर चार्ज 1 कूलम है, ठीक है, अगर चार्ज 1 कूलम है तो वहां से कितने ट्यूब ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होंगे? 1.129 into 10⁻11 इतने ट्यूब ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होते हैं। नाउ नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम गिवन q चार्ज, तो फॉर्मूला क्या होगा? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हेन चार्ज इज प्लेस इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी आ जाती है 1.129 into 10⁻11 into q. So this is general. If charge is placed in air or vacuum or free space. Now, number of tube of force when the charge is placed in a medium of permittivity epsilon. तो यहाँ पर q divided by epsilon naught k, where k is dielectric constant of the medium. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर? 1.129 into 10⁻11 q divided by k. तो इसे हम नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ट्यूब ऑफ फोर्स, वी नो दैट इट इज bunch of electric lines of forces in tubular form. Tube of force exhibit the same properties as that of electric lines of forces. Okay, जैसे हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज पता है, सेम प्रॉपर्टीज possessed by tube of force. Now, tube of force हम कब कहेंगे इसको? When the charge is placed in air, vacuum or free space. अगर चार्ज हम ऐसे मीडियम में रखते हैं other than air, vacuum or free space, तो tube of force is termed as tube of induction. Tube of induction. Okay, then tube of force is nothing but tube of induction. So these formulas are also for tube of induction. Just यहाँ पर tube of force के जगह पर हम tube of induction कहेंगे। tube of force कब कहना है? In air, vacuum और free space. अगर चार्ज हम ऐसे मीडियम में रखते हैं अदर देन एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, तब ट्यूब ऑफ फोर्स के जगह पर ट्यूब ऑफ इंडक्शन हमें कहना है। व्हाई? बिकॉज व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इन द मीडियम अदर देन एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस मीडियम को इंडक्ट करते हैं, इसलिए ट्यूब ऑफ इंडक्शन कहेंगे हम, राइट। अब यहां पर देखिए, कंसिडर पॉइंट P. सपोज यहाँ पर एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, प्रोड्यूस्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज एट डिस्टेंस r. सपोज ये पॉइंट यहाँ पर O पॉइंट है, ओके, O to P, दिस इज डिस्टेंस r. तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? ये फॉर्मूला हमें पता है, एट पॉइंट P E is equal to 1/4 pi epsilon into q by r square, where epsilon is permittivity of the medium, ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग पहले क्लियर करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे, ओनली वन ट्यूब ऑफ induction originated from unit positive charge. Okay, so देखिए यहां पर क्या लिखते हैं हम? Number of tubes of induction, number of tubes of induction originated from unit positive charge. Unit positive charge is equal to 1, because what is the consideration here? Faraday's consideration. Only one tube of induction originated from unit positive charge. तो यहाँ पर एक होगा. Now, number of tubes of induction originated from Q positive charge is equal to Q. इसका मीनिंग क्लियर करते हैं.
जैसे अकॉर्डिंग टू फैराडेज कंसिडरेशन ओनली वन ट्यूब ऑफ इंडक्शन ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल 1 कूलम चार्ज है तो यहाँ पर कितने ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन ओरिजिनेट होंगे? 1, सिंपल। अगर 2 कूलम चार्ज है, टेल मी द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन 2। 10 कूलम चार्ज है तो वहां से कितने ट्यूब ऑफ इंडक्शन ओरिजिनेट होंगे? 10। सपोज 20 कूलम चार्ज है तो वहां पर नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन ओरिजिनेटेड आर 20। 100 कूलम है तो नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन कितने होंगे? 100 होंगे। सिंपल है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन ओरिजिनेटेड फ्रॉम Q पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू Q। नो, number of tubes of induction passing normally per unit area drawn around the point P। यहाँ पर देखिए पॉइंट P है और इसके अराउंड यहाँ पर अगर यूनिट एरिया लेते हैं हम, ठीक है, यूनिट एरिया, तो नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया अराउंड द पॉइंट P इज गिवन बाय, ये कैसे निकालेंगे हम? तो नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन ओरिजिनेटेड from Q charge is Q divided by area 4 pi r square। ओके, ये होता है। इफ Q की वैल्यू अगर हम 100 कूलम लेते तो यहां से ट्यूब ऑफ इंडक्शन कितने ओरिजिनेट होंगे? 100। अगर इस पूरे स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर का जो एरिया है, ठीक है, A इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर है, ऐसा कंसिडर करते हैं। टोटल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। नाउ मुझे बताइए कि अराउंड द पॉइंट P, ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया अराउंड द पॉइंट P कितने होंगे? टोटल ट्यूब ऑफ इंडक्शन 100 है और टोटल एरिया कितना है यहाँ पर? 10 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इतने एरिया से कितने ट्यूब ऑफ इंडक्शन पास होंगे? 100 बाय 10 दैट इज 10। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10। अब ये 10 वैल्यू इस एग्जांपल से रिलेटेड है। ओके, नो, दिस इज नोन एज नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो ये कुछ 2 पॉइंट्स है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इजी पॉइंट्स है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप क्लियर करनी होगी पहले। सो व्हाट इज नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन? Number of tubes of induction passing normally per unit area drawn around point P is called normal electric induction। Okay, तो इस एग्जांपल में नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कितना हुआ है? 10। टोटल ट्यूब ऑफ इंडक्शन ओरिजिनेटेड फ्रॉम चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स सरफेस एरिया, तो 100 बाय 10 दैट गिव्स 10। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और शॉर्टली NEI कितना हुआ है? 10 हुआ है। Now, Q divided by 4 pi r square multiplied by epsilon and divided by epsilon करते हैं एडजस्टमेंट यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा हमें? 1/4 pi epsilon into Q by r square। ओके, और इस एप्सिलॉन को यहाँ पर लिखते हैं। ये रिशफल किया है। नाउ पहले एप्सिलॉन लिखते हैं। Now what is 1/4 pi epsilon Q by r square from equation 1? This is electric field intensity at point P। Okay, तो इसको हम लिखते हैं E। So this is normal electric induction। Okay, equation number 2। So what is normal electric induction mathematically? The product of permittivity of the medium into electric field intensity at given point। Okay। Now suppose यहाँ पर गिवन एरिया लेते हैं हम, जिसकी वैल्यू होगी ds। So ds is the given area। Okay, it is more than unit area। Suppose ds की वैल्यू होती है यहाँ पर 4 मीटर स्क्वायर। कितनी? 4 मीटर स्क्वायर। पैरेलल हम एग्जांपल भी डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 मीटर स्क्वायर इस एरिया में से कितने ट्यूब ऑफ इंडक्शन पास होंगे? 40। समझ में आ रहा आपको? जैसे 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट एरिया, उसमें से कितने ट्यूब ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं? 10। तो 4 मीटर स्क्वायर में से कितने होंगे? 40।
Okay, so normal electric induction over area ds is equal to एप्सिलॉन E into ds, ये इक्वेशन होगा। ठीक है, अब देखिए दिस इज डायरेक्शन ऑफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन, सो दिस इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो गिवन एरिया है इट इज परपेंडिकुलर टू द ट्यूब ऑफ इंडक्शन, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। लेकिन हर वक्त ऐसा एरिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर ट्यूब ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सपोज दिस गिवन एरिया, ऐसा यहाँ पर गिवन एरिया होगा ds, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब इस एरिया का नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस ds। अब नॉर्मल ड्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, इनके बीच एंगल होगा थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस यहां पर क्या होगा E cos थीटा, एडजेसेंट साइड यहां पर। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करते वक्त हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट लेना होगा। जैसे यहां पर एरिया गिवन, एरिया कितना है ds, इसका अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम तो ये नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के बीच एंगल कितना हो गया थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो गया E, वही लिया है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस को अगर नॉर्मल नहीं तो फिर नॉर्मल कंपोनेंट हमें लेना होगा। ओके, तो अब जनरल फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds इज इक्वल टू एप्सिलॉन, अब E के जगह पर नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं E cos थीटा इनटू ds। तो ये जनरल फॉर्मूला यहां पर तैयार होता है, इक्वेशन नंबर 3। दिस इज जनरल फॉर्मूला, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर गिवन एरिया एप्सिलॉन E cos थीटा इनटू ds। ठीक है, अब दिस इज एरिया ds। नाउ दिस whole sphere consists of large numbers of such areas ds। okay, now अगर हम सबकी यहाँ पर एडिशन करते हैं मतलब इंटीग्रेशन लेते हैं तो that will give total normal electric induction, so shortly known as TNEI। so what is total normal electric induction? Number of tubes of induction passing normally through the given area, through the given whole area, okay, is known as total normal electric induction। so it is given by integration of this equation epsilon E cos theta into ds। this is the important equation, total normal electric induction। okay, epsilon integration of epsilon E cos theta into ds। सो अब मुझे बताइए टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कितना होगा यहाँ पर इस कंडीशन में या इस एग्जांपल में। मीनिंग क्या हो रहा है इसका कि नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू द होल एरिया कितने 100 है ना यहाँ पर, Q इज इक्वल टू 100। सो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कितना होगा यहाँ पर इस एग्जांपल में 100 होता है, राइट। ओके